नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कपिल, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही शानदार किताब की जानकारी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। मेरी फेवरेट किताब है और हर एक जूनियर को, हर एक प्रैक्टिशनर को इस किताब को ज़रूर पढ़नी चाहिए। इस किताब को पढ़ने से हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होता है। दोस्तों, मेडिसिन तो हम किताबों से पढ़ लेते हैं, लेकिन उन मेडिसिन के एग्जाम्पल हमें क्लिनिकल लाइफ में किस तरह से देखने को मिल सकते हैं, ऐसे कौन से भी लक्षण हमारे सामने आते हैं, ऐसे कौन से भी सिम्टम्स जो पेशेंट हमें बतलाते हैं कि हम उस मेडिसिन को पर्टिकुलरली पेशेंट पे अप्लाई कर पाएँ, ये नॉलेज भी एक डॉक्टर को रहना बहुत ज़रूरी है। और आज की ये जो किताब है जो मैं आप लोगों से आगे शेयर कर रहा हूँ, ये हमें उसी प्रैक्टिकल नॉलेज को प्रोवाइड करती है। बहुत ही शानदार किताब है, तो किताब की जानकारी भी आप लोगों से शेयर करूँगा। साथ ही साथ उसमें कुछ एग्जाम्पल्स जो मेडिसिन के एग्जाम्पल दिए गए हैं वो भी आप लोगों को कुछ पढ़ के बताऊँगा, ताकि आप लोगों को एक नॉलेज मिल जाए कि ये जो किताब है आप लोगों को पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन जितने भी डॉक्टर्स और जूनियर्स हैं, मेरे हिसाब से तो ज़रूर पढ़नी चाहिए। मेरी फेवरेट किताबों में से एक किताब है। तो दोस्तों, किताब का नाम है होम्योपैथी का खा गा गा, और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार। और ये जो किताब है, इसकी पहले एक बार आप फोटो देख लीजिए बहुत अच्छे से। ये पीछे इसका डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत जी की फोटो भी दी गई है। चलिए, इस किताब की हम खूबियों के बारे में जानते हैं कि किस तरह से इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोगों को समझाया गया है, कौन सी मेडिसिन के कौन सी पर्टिकुलर सिम्टम्स होते हैं। इस किताब की एक खास बात मुझे यह भी लगी कि मेडिसिन की जानकारी तो दी गई है, मेडिसिन के सिम्टम्स तो दिए गए हैं जो कि आप अनदर कोई भी मटेरियल मेडिकल में मिल जाएगी, लेकिन इसमें पर्टिकुलर सिम्टम्स बताए गए हैं। डिजीज कोई भी हो, वो सिम्टम्स यदि मैच करते हैं तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट बहुत शानदार मिलेंगे। तो चलिए, इसमें शुरू में कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट दिया गया है जो कि मैंने पढ़ लिया है। जब आप किताब खरीदें तो जरूर पढ़ लें। अच्छा, औषधि के कीनोट लक्षण भी यहां पे दे दिए गए हैं, जैसे ऑरामेट, आत्मघात की तीव्र इच्छा, जीने की इच्छा ना रहना, मानसिक अवसाद इसके कीनोट है। मतलब ऐसे पेशेंट्स जो सुसाइड करना चाहते हैं, जिनका अब जिंदगी के प्रति मोह नहीं रहा, चाहते हैं मर जाएं, सुसाइड कर लेना चाहते हैं, इस तरह के पेशेंटों को जो है आप ऑरामेट दीजिए। खासकर डिप्रेशन के केस में ये बहुत शानदार काम करती है ऑरामेट। बेराइटाकार, शारीरिक तथा मानसिक दृष्टि से बोनापन इस औषधि का कीनोट है। ऐसे बच्चे जिनका मानसिक विकास रुका हुआ है, पढ़ने में बुद्धू है, समझने में बुद्धू है, एक बार में बात समझ नहीं आती, ऐसे पेशेंटों को, ऐसे बच्चों को बेराइटाकार दीजिए। कीनोट सिम्टम, पर्टिकुलर सिम्टम्स, ऐसे छोटे छोटे पर्टिकुलर सिम्टम्स जहां पे आपकी दवाई फेल नहीं हो सकती। ब्राइनिया, ब्राइनिया एल्बा, गति से रोग का बढ़ना इस औषधि का कीनोट सिम्टम्स है। किसी भी डिजीज में यदि पेशेंट जब मूव करता है, मोशन वाले उसमें होता है पार्ट में, तो उनकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना। तो उसको हम दे सकते हैं। कैलकिरिया कार्ब, सोते हुए तकिए का पसीने से भीग जाना इस औषधि का कीनोट सिम्टम है। इस कीनोट सिम्टम से मैंने एक पेशेंट के दांत के दर्द को ठीक किया था। फैटी महिला थी, काफ़ी मोटी ताजी थी, तो उनका काफ़ी समय से दांत दर्द हो रहा था और फाइनली उनके डॉक्टर ने कहा कि अब दांत को निकालना पड़ेगा और फिर से एक दूसरा दांत को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो किसी ने उन्हें बताया कि मेरे पास आने का, तो जब वो मेरे पास विजिट किए, मैंने उनकी केस टेकिंग करी, तो उनके सारे जो सिम्टम्स थे वो कैलकिरिया कार्ब के थे। पेशेंट मोटा था, थुलथुला था, साथ ही साथ बचपन में चाक, मिट्टी, पेंसिल, कलम, और स्पेशली जो गांव में चूल्हे जलते हैं तो उसकी जो राख बच जाती है, तो वो राख तक पेशेंट जो है खा जाती थी, महिला थी वो खा जाती थी उसको। तो और साथ ही साथ ये पसीने का तकिया भीग जाने वाला सिम्टम भी मौजूद था कि जब कभी वे सोती है तो इस गर्दन वाले एरिया पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, पसीने से हल्की खट्टी जैसी स्मेल होती है। कैलकिरिया कार्ब 200 की 3 खुराकें दी थी। बायो कॉम्बिनेशन 23 नंबर दिया था। लगाने को प्लांटेगो और कैलेंडुला का मदर टिंचर दिया था। वे महिला आज तक पूरी फैमिली के साथ हमारे पास में आती है। दांत को निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी, महिला आज भी ठीक है। लगभग 1-1.5 साल पुराना केस था ये। तो कैलकिरिया कार्ब जो है इस तरह के सिम्टम्स में काम करती है। कैंथेरिस, इस औषधि की कीनोट्स का संबंध मूत्राशय से है। मूत्राशय में जलन, मतलब यूटीआई, पूरे मतलब मेडिसिन के कीनोट सिम्टम्स इसमें दे दिए गए, काफी सारी मेडिसिन के दिए हैं। अच्छा, अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि
कैसे पर्टिकुलर एग्जाम्पल दे दे के इस किताब में आप लोगों को मेडिसिन के बारे में समझाया गया है कि किस तरह से पर्टिकुलर मेडिसिन को किस कंडीशन पे, किस लक्षण पे आपको इस्तेमाल करने हैं, वो अब मैं आप लोगों को आगे बताता हूं। कीनोट सिम्टम तो इसका एक छोटा सा पार्ट था, अब हम आगे जानते हैं। इसमें सारी जानकारी दी गई है कि मेडिसिन को कब देना है, कितनी पोटेंसी में देना है, कितनी बार रिपीट करना है, उन सब की जानकारी भी जो है डॉक्टर सत्यव्रत ने अपने अनुसार दी है, मतलब जो उनको अच्छा लगता था। साथ ही साथ में कंपैरेटिव स्टडी भी उन्होंने दे दी गई है पोटेंसी के बारे में, जैसे बॉर्निंग हसन और डॉक्टर हैरिंग्स का, डॉक्टर केंट का, है ना। तो काफ़ी सारे डॉक्टर्स का उन्होंने पर्टिकुलर भी दे दिया है गाइडिंग सिम्टम्स के बारे में। अच्छा, तो चलिए, लक्षण विलक्षणों के द्वारा व्यक्तित्वकरण के कुछ उदाहरण, मतलब आप कैसे पर्टिकुलर पर्सन टू पर्सन डिफरेंशिएट करेंगे कि कौन सा पेशेंट को कौन सी दवा जानी चाहिए। अच्छा, इसमें पहला उदाहरण दिया गया है लीडम तथा कॉस्टिकम। लीडम कॉस्टिकम वात रोग में काफी मिलती जुलती मेडिसिन है, रूमेटिज्म में काफी मिलती जुलती मेडिसिन, लेकिन आप उसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, कौन से पर्टिकुलर सिम्टम्स आपको लीडम में मिलेंगे, कौन सी पर्टिकुलर सिम्टम्स आपको कॉस्टिकम में मिलेंगे। तो इसको एक उदाहरण के उससे हम समझते हैं जो किताब में हमें दिया गया है। रूमेटिज्म या गठिए में हर रोगी गर्मी पसंद करता है। दोनों पेशेंट के जो रोग हैं, जो जोड़ों का दर्द है, जो तकलीफ है, वो गर्मी से घटती हैं, चाहे वो गर्मी के मौसम हो, चाहे वो एक्सटर्नल हॉट एप्लीकेशन हो। जब कभी आपके पास में पेशेंट आते हैं ना, तो उनसे पूछिए कि क्या आपको गर्म सेक से आराम मिलता है। काफ़ी बार पेशेंट आपको बताएंगे जी हाँ। मैंने काफ़ी ज़्यादा रस्टॉक्स को भी सिम्टम्स पे देता हूँ कि पेशेंट्स जब गर्म पानी नहाता है ना, तो उसे अपने जोड़ों के दर्द में आराम मिलता है, मस्कुलर पेन में आराम मिलता है। इस सिम्टम्स पे रस्टॉक्स चलती है। लीडम और कॉस्टिकम को भी कंपेयर किया जा सकता है। रूमेटिज्म या गठिए के हर रोगी गर्मी पसंद करता है। सर्दी से या सर्द हवा से कष्ट होता है, मतलब जब कभी ठंडी हवाएं चलेंगी, बादल वाले मौसम होंगे, उस समय जोड़ों का दर्द में पेशेंट की तकलीफें बढ़ेंगी। परंतु अगर कोई रूमेटिज्म या गठिए का रोगी ठंडे पानी में बैठकर या बर्फ के प्रयोग से अच्छा अनुभव करे तो यह विलक्षण है। मतलब 90% केस में पेशेंट को गर्म एप्लीकेशन से जो है आराम मिलता है जोड़ों के दर्द में, और ठंड से तकलीफें बढ़ती है। लेकिन किसी पेशेंट की तकलीफ यदि ठंडे एप्लीकेशन से जो है शांत हो रही है, ठंडे एप्लीकेशन से उसे दर्द में राहत मिल रही है, बर्फ की सेक से या ठंडे पानी के सेक से, आइस बैग एप्लीकेशन से, तो उस कंडीशन में लीडम बहुत शानदार काम करेगा। ये लक्षण विलक्षण है और ये छोटे छोटे सिम्टम्स जो है आपको पता होना चाहिए, तभी आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर पाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। अगर रूमेटिज्म के रोगी की हाथ पैर की उंगलियां जुड़ गई हों परंतु बरसात में हाथ पैर खुल जाएं, कष्ट जाता रहे, तो यह विलक्षण है कॉस्टिकम का। काफी सारे ऐसे पेशेंट्स आपके पास में रूमेटिज्म के आएंगे जिनको रूमेटाइज अर्थराइटिस डिफॉर्मेंट्स हो जाता है, मतलब आर्थराइटिस जो है काफी ज्यादा एडवांस स्टेज में आ गया है और डिफॉर्मिटीज हाथ में हो चुकी है। काफी सारे लोगों के हाथ इस तरह से मुड़ जाते हैं, मैंने कई बार इस तरह के पेशेंट देखे, पूरे जोड़ इस तरह से मुड़ जाते हैं और पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। लेकिन जब कभी बरसात के दिन आते हैं ना, तो ये उंगलियां थोड़ी थोड़ी उनकी खुल जाती है, दर्द कम हो जाता है। ये बहुत शानदार सिम्टम है कॉस्टिकम का। ऐसे आप हजारों रोगियों को ठीक कर सकते हैं जिनमें ये लक्षण पाए जाते हैं कि गर्मियों के दिनों में तकलीफ बढ़ रही है लेकिन बरसात के दिन में ठीक हो जा रही है, गर्मी से तकलीफ बढ़ रही है, लेकिन जब कभी पेशेंट ठंडे पानी में हाथ डोबेगा या फिर बर्फ से हाथों में सिकाई करेगा या अपने जोड़ की सिकाई करेगा, उस समय पर यदि पेशेंट की तकलीफें घट रही हैं तो उस पेशेंट को जो है आप लीडम दीजिए। लीडम पाल बहुत शानदार इस कंडीशन पे काम करती है। तो इस तरह से इसमें जो है पर्टिकुलर मेडिसिन के की नोट सिम्टम्स दे दिए गए हैं। चलिए अब हम हमारी तीसरी मेडिसिन की बात करते हैं। अब इसमें जो है एलोज के बारे में बताया गया है, अमोनियम कार्ब के बारे में बताया गया है, एपिस के बारे में बताया गया है। मैं आपको बहुत छोटी मेडिसिन पढ़ के बताता हूँ, ये सारी बहुत बड़ी मेडिसिन है। बेलाडोना तो बहुत ही बड़ी मेडिसिन है। चलिए हम बात करते हैं कैलकेरिया कार्ब के बारे में, जो कि 15वें नंबर पर इसमें दी गई है। शायद लाइट का रिफ्लेक्शन ज़्यादा है तो अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। कैलकेरिया कार्ब चिली पेशेंट होता है, वर्स फ्रॉम कोल्ड बेटर बाय हीट,
मतलब कैलकेरिया कार्प के पेशेंट की जो तकलीफें हैं वो ठंड से बढ़ती हैं, गर्मी से उसे रिलैक्स महसूस होता है, चाहे रोग कोई भी हो। इसका शीत प्रकृति का रोग है। मुख्य रोग सिर पर बेहद पसीना आना, मतलब सिर वाले नेक वाले एरिया पे बहुत ज्यादा उसे पसीना देखने को मिलेगा। कैलकेरिया कार्प के व्यक्ति का विकास धीमा एवं देर से हो पाता है। ऐसे बच्चे जिनका विकास, जिनकी ग्रोथ स्लो है, वे जल्दी जल्दी बड़े नहीं हो पा रहे हैं कंपेरेटिव अपने अदर बच्चे, मतलब बच्चे जितने बड़े जल्दी हो जाना चाहिए, जो एज के अकॉर्डिंग उनका विकास होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, चाहे वो शारीरिक विकास हो चाहे वो मानसिक विकास हो। शरीर थुलथुला परंतु कमजोर होता है। सुस्त बच्चे एकदम मोटे तगड़े लेकिन सुस्त रहेंगे। शरीर तो बहुत मोटा है लेकिन वे थुलथुले हैं और कमजोर हैं। इसका मुख्य लक्षण है कि सिर पर बेहद पसीना आता है, तकिया पसीने से भीग जाता है। ऐसी एक देवी की खांसी केवल उसकी शारीरिक रचना को देखकर कैसे ठीक हो गई, इसका उल्लेख डॉक्टर टायलर ने यूं किया है कि एक मोटी, अब यहां पे एग्जाम्पल दे रहे हैं डॉक्टर टायलर, एक मोटी वृद्ध स्त्री थी जिसका सारा शरीर कैलकेरिया कार्प का नमूना था। मतलब कैलकेरिया कार्प, जैसा कि हम जान गए कि कैलकेरिया कार्प का पेशेंट किस तरह होता है, मोटा थुलथुला, है ना, और फेयर कलर, चाल की लुक, मतलब व्हाइटिश कलर पेशेंट का होता है। यदि महिला जो है या पुरुष जो है बहुत फैटी है, मोटी है, थुलथुली है, लेकिन बहुत डार्क कॉम्प्लेक्शन में है तो ग्रेफाइटिस भी सोच सकते हैं। लेकिन कैलकेरिया कार्प का जो पेशेंट है फेयर, फैट, फ्लेवी, मतलब गोरा, मोटा और थुलथुला। उसे गले में खराश के साथ खांसी उठती थी। यह खांसी रात को कई सालों से उठा करती थी, ना खुद सोती थी ना साथ वालों को सोने देती थी। उसके कुटुंबी उसे गर्म पानी की बोतल ला देते थे, पीने के लिए भी गर्म पानी देते थे। अंत में कैलकेरिया कार्प की उच्च शक्ति की एक मात्रा दी गई जिससे उसकी खांसी सदा के लिए विदा हो गई। हैनीमैन का कहना है कि इस औषधि को नाइट्रिक एसिड तथा सल्फर के पहले नहीं देना चाहिए। सल्फर, कैलकेरिया कार्प तथा लाइकोपोडियम यह क्रम है। कैलकेरिया कार्प के पहले सल्फर दिया जा सकता है, बाद में नहीं दिया जा सकता। डॉक्टर ऑथर होम्योपैथिक वर्ड में लिखते हैं कि एक 6 वर्ष की लड़की को उसकी मां बहरेपन का इलाज कराने के लिए उनके पास लाई। निरीक्षण से पता चला कि उसके नाक के द्वार में एडेनोइड्स है। एडेनोइड्स मतलब नेजल पॉलिप की तरह नाक के अंदर एक गठान बन जाती है, उसे एडेनोइड्स है। एडेनोइड्स नाक में एक प्रकार का मांस का बढ़ जाना है। उसके शरीर की रचना कैलकेरिया जैसी थी, थुलथुला, जगह जगह ग्लैंड्स की मौजूदगी आदि। उन्होंने अपने इलाज में पक्का होने के लिए निदान के लिए लड़की को एक प्रसिद्ध डॉक्टर के पास भेज दिया, जिसने भी वही निदान किया। उसका कहना था कि रोगी की नाक में जो एडेनोइड है उसे ऑपरेशन कर निकाल दिया जाए तथा नासिका द्वार को चौड़ा कर दिया जाए। मतलब ऑपरेशन की सलाह उन्होंने दे दी। जो बड़े हायर सेंटर के डॉक्टर्स थे उन्होंने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा तो उसकी तकलीफें जो है वह दूर हो जाएगी। डॉक्टर ऑथर ने उस लड़की की मां से कहा कि कुछ दिन ठहर जाओ, ऑपरेशन की जल्दी ना करो, शायद बिना ऑपरेशन के लड़की ठीक हो जाए। शारीरिक संरचना के आधार पर डॉक्टर ने उसे कैलकेरिया कार्प 30 सुबह शाम दोनों समय देना शुरू किया और 2 महीने में लड़की ठीक हो गई। डॉक्टर आथर लिखते हैं कि 2 साल बाद भी जब उन्होंने उसे देखा वह बिल्कुल ठीक थी, उसका बहरापन भी चला गया। इसका अर्थ यह नहीं है कि कैलकेरिया कार्प बहरापन दूर करने की दवा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका अर्थ यह नहीं है कि कैलकेरिया कार्प बहरापन दूर करने की दवा है। लड़की की शारीरिक रचना कैलकेरिया कार्प की थी, इस रचना के आधार पर यह दवाई दी गई थी, बहरेपन के आधार पर नहीं। मतलब पेशेंट को जो दवा दी गई वो उसके कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर दी गई। लड़की की जो संरचना थी, फेयर, फैट, फ्लेवी, पसीने वाला सिम्टम्स, है ना, उस लक्षण पर जो है कैलकेरिया कार्प दी गई थी, ना कि नाक के मांस के लिए और ना कि उसे बहरेपन के लिए। इसलिए मैं कहता हूं जब आप सिंगल रेमेडी प्रैक्टिस करते हैं तो आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता, बशर्त आपका जो है मेडिसिन को फाइंड आउट करने का तरीका जो है बहुत शानदार होना चाहिए और आपको हर एक मेडिसिन के सिम्टम्स पता होना चाहिए। जब कभी आपको डाउट है तो आप पेशेंट से समय लीजिए। पेशेंट को जो है डॉक्टर्स के लिए सलाह दे रहे हैं, जूनियर्स के लिए सलाह दे रहा हूं मैं, जनरली मैं भी ऐसा करता हूं कि डाउट कभी हमारे मन में भी आता है। ऐसा नहीं है कि हमें सारे सिम्टम्स याद होते हैं। जब कभी पेशेंट हमारे पास में आते हैं, हम उनकी केस टेकिंग करते हैं तो हम उनके हर बारीक से बारीक सिम्टम्स को जो है केस रिकॉर्ड करते हैं। मेरे पास में अभी लगभग 8-10 डायरियां भर चुकी है मोटी मोटी पेशेंट के रिकॉर्ड्स में।
तो हम सारे पेशेंट के सिम्टम्स को रिकॉर्ड करते हैं और जो मेडिसिन सामने नजर आती है, जो सबसे हाई ग्रेड की मेडिसिन होती है, वो हम पेशेंट को जनरली मैं 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के लिए देता हूं, वापस से बुलवाते हैं। लेकिन मुझे ऐसा जब कभी डाउट होता है कि पेशेंट को मैंने सही दवा नहीं दी है या पूरी तरह से उसकी केस टेकिंग नहीं हो पाई है, सिम्टम्स मैच हमने नहीं कर पाए हैं, तो वापस से मैं उनके सारे सिम्टम्स को रीड करता हूँ और फिर से मैं मेडिसिन को मटीरिया मेडिका में मिलान करता हूँ कि पेशेंट के सिम्टम्स और मैंने जो सिम्टम्स नोट किए हैं, जो कंप्लेंट पेशेंट ने हमें बताई है, वो मैच हो रही कि नहीं। जब मैच होती है और यदि कोई अनदर मेडिसिन सूट होती है, तो जब पेशेंट हमारे पास में रिपीट आते हैं तो हम पेशेंट की मेडिसिन चेंज करते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी करना चाहिए, तभी पेशेंट को हम ठीक कर पाएंगे, वरना मुश्किल है। अच्छा, होम्योपैथिक औषधि का जब चयन ठीक होता है तब वह उस रोग को ठीक नहीं करता जिस रोग के लिए वह दवा दी जाती है। वह औषधि रोगी के स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाले अन्य रोगों को भी ठीक कर देती है। एक तरह से उपयुक्त औषधि रोगी के लिए टॉनिक का काम भी कर देती है। इसलिए ठीक कर देती है क्योंकि होम्योपैथिक औषधि का प्रभाव शरीर के एक अंग पर नहीं बल्कि सभी अंगों पर पड़ता है। इतनी शानदार बात लिखी है और इसका एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास में एक महिला आई जिसकी एज थी लगभग 38 ईयर्स। ये बात भी लगभग 1 से 1.5 साल पुरानी है। वो महिला हमारे पास में आई, उन्होंने हमें बताया कि सर मुझे काफ़ी समय से बैकएक है, कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, मैंने काफ़ी सारा ट्रीटमेंट करवाया, मुझे अच्छे से नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है, हाथ पैरों में झुंझुनाहट रहती है। वहाँ पे उन्होंने जो है हमने उनकी पूरी केस टेकिंग की और आंखों में भी थोड़ा सा उनको धुंधलापन था। उनकी जो मेडिसिन सेलेक्ट हुई थी वो थी पल्सिटिला। उनको थ्रसलेसनेस था, काउंसलिंग एमेलोरेशन था, बहुत ज़्यादा मृदु स्वभाव की थी, थोड़ा भी कोई उनको संतावना देता था तो रो उठती थी और उनको लेकिन अच्छा फील होता था। तो इस प्रकार के उनके टोटल पल्सिटिला के सिम्टम्स थे। हमने उन्हें पल्सिटिला मेडिसिन दी और उनसे कहा कि आप 15 दिन के बाद में आइए, लेकिन पेशेंट 15 दिन के बाद में हमारे पास में नहीं आई। वो लगभग 2 से ढाई महीने बाद में आई थी जब उनको वापस से तकलीफ उठी। जब वो 2 से ढाई महीने बाद में आई तो हमने उनसे पूछा कि आपका अपॉइंटमेंट 15 दिनों का था, आप क्यों नहीं आए थे उस समय पे? तो उन्होंने बताया कि सर मैं 1 हफ्ते की दवा में ही ठीक हो गई थी, उसके बाद से मैं अब तक ठीक थी पूरी तरह से, मेरी सारी दिक्कतें ठीक थी, मुझे नींद अच्छे से आती थी, भूख ठीक थी, कोई कमजोरी नहीं लग रही थी, कमर का दर्द भी ठीक था, इसलिए मैं नहीं आई। तो साथ ही साथ उन्होंने एक सिम्टम्स हमें उस समय पे बताया कि सर मुझे वाइट डिस्चार्ज की भी काफ़ी ज़्यादा समस्या थी और कई सालों से थी, आपने जो दवाई दी थी उससे मेरा वाइट डिस्चार्ज लिकोरिया भी ठीक हो गया था, लेकिन सर अभी 2-4 दिनों से मुझे वापस से सारी तकलीफें हो रही हैं। हमने उन्हें फिर से पल्सिटिला 200 दी थी दिन में एक बार, फिर उनकी पोटेंसी हमने बढ़ा करके 1 mg दिया। उसके बाद में हमने उन्हें लाइकोपोडियम दिया था कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि उनकी तकलीफें दोबारा ना हो। वे अभी भी ठीक है, उनके हस्बैंड कई बार गैस्ट्रिक ट्रबल्स के लिए दवा ले जाने आते हैं हमारे पास में। तो ये एग्जाम्पल देने का मकसद मेरा इसलिए था दोस्तों कि आप एक चीज को नोटिस करके चलें कि होम्योपैथिक जो मेडिसिन है वो सिम्टम्स और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे दिया जाना चाहिए। यदि आप कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे देंगे ना तो पेशेंट की एक बीमारी ठीक नहीं होगी, ऐसी कई सारी तकलीफें जो पेशेंट के शरीर में ऑलरेडी मौजूद हैं वे भी ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल, भले आप उस चीज को ध्यान में रखकर दवा नहीं दे रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर चीज के लिए दवा दे रहे हैं, लेकिन उसकी सारी तकलीफें दूर होंगी। कब दूर होंगी? जब आप उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से इस किताब में जो है ना और भी कई सारी मेडिसिन बताई गई हैं। मैं चाहूंगा कि आप जरूर पढ़ें, क्योंकि यदि हम सारी मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा। ऑलरेडी अभी रिकॉर्ड करते हुए 19 मिनट कुछ हो चुके हैं। तो हम हायोसाइमस मेडिसिन, हेपेरिकम, बहुत अच्छी मेडिसिन, और इतनी मेडिसिन, इग्नेशिया, खाली इतनी मेडिसिन भी आप पढ़ लेना तो आपकी प्रैक्टिस सफल हो जाएगी। तो आप इस किताब को जो है लीजिए, पढ़िए, और यदि आपको किसी और मेडिसिन के बारे में जानकारी चाहिए, बहुत अच्छे से आप मेडिसिन को जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करिए, उस मेडिसिन की जानकारी मैं आप लोगों को तक दे दूंगा। किताब हिंदी में है तो दोनों लैंग्वेज वालों को प्रॉब्लम नहीं होगी, चाहे इंग्लिश वाले पढ़ें चाहे हिंदी वाले पढ़ें। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्प मिली होगी। कोई डाउट है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, मुझे अच्छा लगता है। मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।